वंदे मातरम। हाय दोस्तों, एबीसी चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं नरेंद्र कुमार कृषि विज्ञान विषय के अंतर्गत एक नई विषय वस्तु के साथ आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। आज की विषय वस्तु है भू परिष्करण। बिना देर किए हुए आइए जानते हैं भू परिष्करण क्या है। साथियों, पौधों के अंकुरण, वृद्धि तथा विकास के लिए मृदा में उचित अवस्थाएं अथवा दशाएं प्रदान करने को ही भू परिष्करण कहा जाता है। अर्थात वे कर्षण क्रियाएं जो पौधों के वृद्धि एवं विकास में सहयोग प्रदान करती हैं भू परिष्करण कहलाती हैं। आइए अब जानते हैं भू परिष्करण के प्रकार। साथियों, भू परिष्करण मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 प्राथमिक भू परिष्करण, नंबर 2 द्वितीयक भू परिष्करण और नंबर 3 शून्य भू परिष्करण। तो आइए जानते हैं इनके बारे में क्रम से। नंबर 1 प्राथमिक भू परिष्करण। प्राथमिक भू परिष्करण के अंतर्गत खेत की तैयारी से लेकर खेत की जुताई तक की जाने वाली समस्त कर्षण क्रियाओं को शामिल किया जाता है, जैसे जुताई करना, डेले तोड़ना, खेत की लेबलिंग करना, खाद मिलाना, बुवाई करना इत्यादि। आइए जानते हैं नंबर 2 द्वितीयक भू परिष्करण। द्वितीयक भू परिष्करण के अंतर्गत उन कर्षण क्रियाओं को शामिल किया जाता है जो बुवाई के बाद से लेकर फसल की कटाई तक खेत में की जाती हैं, जैसे खेत में निराई गुराई, रोपाई, खुदाई, खरपतवार नियंत्रण इत्यादि। आइए अब जानते हैं नंबर 3 शून्य भू परिष्करण। साथियों, शून्य भू परिष्करण जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। यदि हमें फसलों का उत्पादन करना है तो कुछ न कुछ कर्षण क्रियाओं को करना ही होगा। अर्थात कुछ विद्वान इसीलिए इस प्रकार के भू परिष्करण को न्यूनतम भू परिष्करण अर्थात मिनिमम टिलेज के नाम से पुकारते हैं। इसमें कम से कम कर्षण क्रियाएं करके फसलों की बुवाई करना शामिल है, जैसे खेत की बिना जुताई किए हुए डेवलर द्वारा गेहूं की फसल की बुवाई करना। साथियों, ये तो रहे भू परिष्करण के प्रकार। आइए अब जानते हैं भू परिष्करण के क्या उद्देश्य हैं। साथियों, भू परिष्करण के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1 मृदा की जल धारण क्षमता को बढ़ाना। नंबर 2 मृदा में वायु संचार को बढ़ाना। नंबर 3 मृदा कटाव को रोकना। नंबर 4 खरपतवार नियंत्रण।
नंबर 5 कीट तथा रोग नियंत्रण। और नंबर 6 खेतों में खाद को मिलाना। आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। नंबर 1 मृदा की जल धारण शक्ति बढ़ाना। साथियों, जुताई गुड़ाई द्वारा मृदा को छोटे छोटे कणों में तोड़ दिया जाता है। मृदा के जितने ज़्यादा छोटे कण होते हैं, मृदा की जल धारण क्षमता उतनी ही अधिक होती है, क्योंकि जल धारण क्षमता रंध्रावकाशों से आंकी जाती है। जितने ज़्यादा रंध्रावकाश होंगे, जल धारण क्षमता उतनी ही ज़्यादा होगी। मोटे कणों वाली मृदा में रंध्रावकाशों की संख्या कम होने के कारण उसकी जल धारण क्षमता कम होती है, और महीन मृदा में रंध्रावकाशों की संख्या अधिक होने के कारण उसकी जल धारण क्षमता अधिक होती है। आइए अब जानते हैं नंबर 2 वायु का संचार बढ़ाना। साथियों, मृदा में चाहे मृदा जल हो या मृदा वायु हो, दोनों ही तत्व रंध्रावकाशों में पाए जाते हैं। निराई, गुड़ाई, जुताई इत्यादि के माध्यम से मृदा में रंध्रावकाशों की संख्या बढ़ाई जाती है। मृदा को भुरभुरी करके रंध्रावकाशों की संख्या बढ़ाई जाती है, जिससे कि मृदा में पर्याप्त मात्रा में जल तथा वायु विद्यमान रहे। साथियों, वायु संचार से तात्पर्य मृदा में वायु का आदान प्रदान है। यदि रंध्रावकाशों की संख्या मृदा में पर्याप्त होगी तो वायु संचार अच्छा होगा, और यदि मृदा में रंध्रावकाशों की संख्या कम होगी तो वायु संचार अच्छा नहीं होगा, और ऐसी मृदा फसलों के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। आइए चलते हैं नंबर 3 मृदा कटाव को रोकना। मृदा की जुताई, गुड़ाई इत्यादि के माध्यम से मृदा को भुरभुरा बनाया जाता है, जिससे मृदा वर्षा का अधिकतम पानी अपने अंदर सोख लेती है, अर्थात वह पानी खेत से बाहर नहीं जा पाता। और जब पानी खेत से बाहर नहीं जा पाता तो मृदा कटाव का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसी मृदाएं पानी को अपने अंदर तो धारण कर ही लेती हैं, साथ ही जो शेष पानी होता है वो भूमिगत हो जाने के कारण खेत से बाहर नहीं जा पाता। इससे यह भी होता है कि भूमि का जल स्तर भी बढ़ जाता है और मृदा अपने अंदर काफ़ी समय तक जल को धारण किए हुए रहती है। इस प्रकार अच्छी मृदा में रंध्रावकाशों की संख्या अधिक होती है, जो मृदा कटाव और भूमिगत जल स्तर दोनों की दृष्टि से उत्तम मानी जाती है। साथियों, आइए अब चलते हैं नंबर 4 खरपतवार नियंत्रण। साथियों, जुताई के माध्यम से, गुड़ाई के माध्यम से, निराई के माध्यम से खरपतवार नियंत्रण सुगमता से किया जा सकता है, और यदि फिर भी शेष खरपतवार बचते हैं तो ग्रीष्मकालीन जुताई करके खेत को ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाता है, जिससे कि फसलों की जड़ें प्रकाश के संपर्क में आकर धूप में सूख जाएं। आइए जानते हैं अब कीट नियंत्रण। साथियों, कुछ भूमि के अंदर कीट विद्यमान होते हैं,
कीटों के अंडे विद्यमान होते हैं। इसके लिए भूमि को अप्रैल, मई और जून इन 3 महीनों के लिए खेत को जोतकर खुला छोड़ दिया जाता है, जिससे भूमि में विद्यमान अंडे ऊपरी सतह पर आ जाएं और धूप में जाकर वो नष्ट हो जाएं। साथियों, ग्रीष्मकालीन जुताई हमेशा मिट्टी पलटने वाले हल से की जानी चाहिए, जिससे कि मिट्टी की परत पलट जाए, ऊपर की मिट्टी नीचे और नीचे की मिट्टी ऊपर हो जाए। ये तभी संभव है कि खरपतवार और कीटों का नियंत्रण हो पाएगा। आइए जानते हैं अगला नंबर, खाद को मिलाना। साथियों, यदि किसी भी प्रकार की कोई खाद भूमि की सतह पर ऊपर पड़ी रहे तो कोई असर नहीं करेगी। खास करके गोबर की खाद, हरी खाद आदि, इनके लिए ज़रूरी है कि वह पौधों की जड़ों के संपर्क में आनी चाहिए। हरी खाद तब तक नहीं सड़ेगी जब तक कि मृदा में न दबाई जाए। इसके लिए मिट्टी पलटने वाले हल से हरी खाद से परिपूर्ण खेत की जुताई करनी चाहिए। इस प्रकार से की गई जुताई हरी खाद को मिट्टी के अंदर दबा देती है, जिससे कि वो जल्दी सड़कर पौधों के लिए उपयोगी सिद्ध होती है। कुछ उर्वरक जैसे DAP जो नॉन वेरिएबल होते हैं, अगर उन्हें जोतकर पौधों की जड़ों के संपर्क में न लाया जाए तो उनका उपयोग ना के बराबर ही हो पाता है और ये ऐसे ही पड़े पड़े नष्ट हो जाते हैं। यूरिया ही एक ऐसा उर्वरक है जो मोबाइल उर्वरक है, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए वो जा सकता है, मोबाइल कर सकता है। तो ये रहे भूपरिष्करण के उद्देश्य। साथियों, आइए अब जानते हैं भूपरिष्करण के लाभ। भूपरिष्करण के प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं। नंबर 1, मृदा की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। नंबर 2, मृदा में वायु संचार का विकास होता है। नंबर 3, मृदा कटाव रुक जाता है। नंबर 4, मृदा में पाए जाने वाले कीट तथा रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। नंबर 5, हरी खाद, गोबर की खाद तथा ऐसे उर्वरक जो स्थायी होते हैं उन्हें मृदा में मिलाया जाता है। नंबर 6, मृदा उपजाऊ हो जाती है। नंबर 7, मृदा रोग तथा खरपतवारों से मुक्त हो जाती है। नंबर 7, मृदा भुरभुरी हो जाती है, इत्यादि। आइए साथियों, अब जानते हैं कि भूपरिष्करण के अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाओं का संपादन किया जाता है। तो भूपरिष्करण के अंतर्गत प्रमुख क्रियाएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, पपड़ी तोड़ना। साथियों, जब खेत की बुवाई कर दी जाती है और बुवाई के तुरंत बाद जब हल्की फुल्की छींटें अथवा बौछारें पड़ जाती हैं तो खेत के ऊपर एक पपड़ी जम जाती है जो अंकुरण में बाधक बनती है। अर्थात जब तक इस पपड़ी को नहीं तोड़ा जाएगा तब तक जमीन में बोया गया बीज का अंकुरण ऊपर नहीं निकलेगा। इसीलिए भूमि की पपड़ी को तोड़ा जाता है।
आइए जानते हैं नंबर 2, जुताई। जुताई से तो हम लोग सभी परिचित हैं कि बिना जुते कोई भी फसल बो पाना संभव नहीं है। जुताई के माध्यम से हम मिट्टी को पलटते हैं, जुताई के माध्यम से मृदा को भुरभुरी बनाते हैं, जुताई के बाद बीज की बुआई की जाती है इत्यादि। अब आइए जानते हैं गुड़ाई। गुड़ाई से तात्पर्य फावड़े द्वारा गहरी खुदाई करके मिट्टी को वहीं पर छोड़ देना है। ऐसा इसीलिए किया जाता है कि फसलों की जड़ें जो गहरी हैं या खरपतवारों की जड़ें जो गहरी हैं उन्हें निकाला जा सके। आइए जानते हैं नंबर 3, निराई। निराई एक ऐसी कर्षण क्रिया है जो कई उद्देश्यों से की जाती है, जैसे खरपतवारों के नियंत्रण के लिए निराई की जाती है, पपड़ी तोड़ने के लिए निराई की जाती है और मृदा में बनी हुई केशिकाएं जिनके माध्यम से मृदा जल नष्ट होता है, उन केशिकाओं को तोड़कर नष्ट कर दिया जाता है, जिससे कि मृदा में जल संरक्षित बना रहे। खाद मिलाना। साथियों, हरी खाद जो फसल के रूप में खेत में खड़ी है, जब तक वह खेत में नहीं मिलेगी तब तक पौधों के लिए उपयोगी नहीं होगी। आइए अब जानते हैं नंबर 4, मिट्टी चढ़ाना। कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो या तो ज़्यादा लंबाई होने के कारण उनके गिरने का खतरा रहता है, या फिर उनकी जड़ों में जो कंद बनते हैं उन्हें वायु के संपर्क में आने का खतरा रहता है। तो ऐसी फसलों के ऊपर जब तक मिट्टी नहीं चढ़ाई जाती है तब तक उनसे अच्छी उपज प्राप्त नहीं की जाती। जैसे आलू, जब आलू ऐसा प्रतीत हो कि बड़ा हो रहा है और कभी भी वायु के संपर्क में आकर हरा हो सकता है, तो ऐसी दशाओं में उसमें मिट्टी चढ़ाना आवश्यक है। इसी प्रकार गन्ना, जब ऐसा प्रतीत हो कि गन्ना लंबा हो चुका है और हवा के झोंके से गिर सकता है, तो उस पर मिट्टी चढ़ाना आवश्यक हो जाता है। साथियों, आज का अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। अध्याय के अंत में मैं आपको कुछ प्रश्न दे रहा हूं, जिनका सही उत्तर वीडियो के माध्यम से ही आपको देना है। वो प्रश्न इस प्रकार हैं। नंबर 1, भू परिष्करण किसे कहते हैं? नंबर 2, भू परिष्करण कितने प्रकार का होता है? नंबर 3, भू परिष्करण के क्या क्या उद्देश्य हैं? नंबर 4, भू परिष्करण के क्या क्या लाभ हैं? नंबर 5, भू परिष्करण में कौन कौन सी क्रियाएं की जाती हैं? तो इसी के साथ आज की क्लास खत्म होती है। अगली क्लास में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद एवं नमस्कार।